उसका महत्व क्या है, उपयोगिता, उपयोगिता के अंतर्गत 6 बातें पॉइंट मैंने बताए हैं। क्या क्या इसका महत्व है आपका, कि संविधान के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है, संविधान की शक्ति के स्रोत को बताती है, संविधान की प्रकृति को बताती है, संविधान के उद्देश्य को बताती है, उसके इतिहास को बताती है, उसके लागू होने की तिथि को बताती है। ये इसका महत्व है प्रस्तावना का। प्रस्तावना के क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको। भारत की उद्देशिका को और संविधान के दर्शन किस प्रकार एक दूसरे से संबंध हैं, चर्चा कीजिए। मतलब उद्देशिका में क्या बातें लिखी गई हैं, इससे हमारे संविधान का दर्शन कहा गया है, इस दर्शन से कौन कौन सी बातें स्पष्ट होती हैं, उसका उल्लेख आपको करना है। मूल अधिकार का मैं मुद्दा देख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन इसमें आपके अच्छे दिए गए हैं। मूल अधिकार के भी क्वेश्चन है इसमें, आप देख लीजिएगा। इसमें ये मूल अधिकार आ गया। एक सेकंड में बता ही देता हूं। अट्ठारह क्वेश्चन है मूल अधिकार के अभ्यास करने के लिए। आईएएस के सारे 18 क्वेश्चन आज तक जो पूछे गए उसमें कुछ करंट अफेयर के मुद्दे अपने अपने समय में रहे, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन हैं। करने के लिए, अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैं इन प्रश्नों में से आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी अभ्यास प्रश्न जितने दिए गए उन सारे अभ्यास प्रश्नों को करना है। तो इस नोट्स को आप लोग निकाल लीजिए, इसको ऐप पर प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोगों को। ऐप से इसको आप देख करके क्वेश्चन का अभ्यास शुरू करिए। जो पढ़ा जाए, जैसे प्रस्तावना पढ़ा दिया गया, प्रस्तावना के क्वेश्चन लिखिए और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो बातें मैं आपको यहाँ पूरा कीवर्ड समझा रहा हूँ, विस्तार पूर्वक इस नोट्स में आप सारे केसेस, सारे सब कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला मुद्दा, युक्ति युक्ति वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है? युक्ति युक्ति वर्गीकरण का सिद्धांत क्या है, इसे समझना है आपको। अगर युक्ति युक्ति वर्गीकरण के सिद्धांत की बात की जाए फ्रेंड्स, यहाँ कोई खास बात नहीं, केवल 4 बातों को ध्यान रखना है। एक्चुअल इसका संबंध अनुच्छेद 14 से है। इसका संबंध अनुच्छेद 14 से है। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार को बताया गया है। समानता के अधिकार को बताया गया है। लेकिन यहां पर विवाद इस बात का है कि अनुच्छेद 14 के तहत जो समानता का अधिकार बताया गया है, तो इस समानता के अधिकार के तहत विधि जो होगी वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। वो सभी के लिए समान होनी चाहिए। आंसर है नो। विधि सबके लिए समान नहीं होगी, बल्कि इसके लिए क्या करना चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्ग बना देना चाहिए। और जो अलग अलग एक वर्ग के लोग एक साथ हों, उनके लिए एक समान विधि बनानी जानी चाहिए। अगर इनका वर्गीकरण नहीं किया गया तो हमारे संविधान में समानता का अधिकार जो है ये कहीं न कहीं नकारात्मक अवधारणा को प्राप्त कर लेगा। अब आपको बात समझ में नहीं आई कि सर आर्टिकल 14 में आपने कहा कि समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार के तहत आप कह रहे हैं अगर विधि सबके लिए समान है तो क्या ये ठीक है? और विधि सबके लिए समान बनी रहे, इसलिए सरकार को चाहिए कि वर्गीकरण करे। वर्गीकरण कैसे करे? कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए एक समान वर्ग बनाने का निर्धारण करे। जैसे हमारे समाज के अगर मान लीजिए 3 वर्ग हैं, ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। इनकी कमाई महीने की 30,000 रुपए है। जो ए वर्ग में 100 लोग हैं, बी में भी 100 लोग हैं और सी में भी 100 लोग हैं। इनकी कमाई 30,000 प्रति माह है, इनकी कमाई 2 लाख प्रति माह है और इनकी कमाई 10 लाख प्रति माह है। और सबके लिए अगर सब देश का समान कानून हो, क्या ये व्यवस्था ठीक होगी? मतलब समझ नहीं पा रहे, व्यवस्था कैसे ठीक होगी? जैसे
कहा जाए कि 10 लाख कमाने वाले लोगों के लिए साल भर में महीने में 18% जीएसटी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बता रहा हूं, 18% जीएसटी देना पड़ेगा। उत्तरा परमार जी ठीक है, जा सकते हैं। उत्तरा परमार जी हमारे साथ किसी पद पर हैं। सॉरी सर, मीटिंग में निकल रहा हूं। डीआईजी सर की मीटिंग शायद मतलब सिविल सेवा में ही है आप। चलिए कोई बात नहीं, जाइए बाद में क्लास करिए। तो 18% जीएसटी की बात कर रहे हैं। तो 10 लाख महीने कमाने वालों को 18% जीएसटी लिया जा रहा है। क्या 30,000 रुपए कमाने के लिए भी 18% जीएसटी लिया जाए? आंसर है नो। 30,000 कमाने वालों के लिए अलग वर्ग बनाया जाए, उनके लिए अलग विधि बनाई जाए। जो 20,000 कमाने वाले या 2 लाख कमाने वाले हैं उनके लिए अलग विधि बनाई जाए, और जो माह में 10 लाख कमाने वाले हैं उनके लिए अलग विधि बनाई जाए। तो ये समानता को लाएगा? क्या सबके लिए एक जैसी व्यवस्था कर दे, ये समानता को लाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, पहले वाली विधि समानता नहीं बल्कि असमानता लेकर चली आएगी। अगर वाकई समानता को लाना है तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाए, लेकिन वर्गीकरण बोधगम्य होना चाहिए। इस आधार पर समाज का वर्गीकरण न करिए। लंबे लोगों के लिए एक व्यवस्था होगी, छोटे लोगों के लिए एक व्यवस्था हो जाएगी। लंबे और छोटे लोगों के लिए आय का क्या संबंध है? कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन आय का टैक्स से रिलेशन है। आय से टैक्स के रिलेशन के संबंध में वर्गीकरण करना आवश्यक है। इसी को कहा गया युक्ति युक्ति वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या कहा गया? इसी को कहा गया प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, एक युक्ति युक्ति निर्बंधन का सिद्धांत आएगा। कभी अगर आ जाए तो मैं ओरली बता दे रहा हूं, इसको इतना जानते रहिएगा ताकि कुछ लिख पाए आप। अगर कभी आपसे युक्ति युक्ति निर्बंधन का सिद्धांत पूछा जाए तो इसके अंतर्गत क्या बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। युक्ति युक्ति निर्बंधन का मतलब यह हुआ फ्रेंड्स कि जो कुछ भी स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी जाए, उन स्वतंत्रताओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, नैतिकता और मॉरलिटी को देखते हुए राज्य समय के साथ साथ जो सीमाएं लगाती है, यही कहलाता है युक्ति युक्ति निर्बंधन। लेकिन ये युक्ति युक्ति वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्लासिफिकेशन का तात्पर्य यह हुआ कि समान परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए समान व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर सभी लोगों के लिए एक ही मापदंड कर दिया गया तो ये ठीक नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा। बल्कि अलग अलग लोगों के लिए राज्य विभेद कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, लेकिन तार्किकता के आधार पर। गलत तर्क के साथ विभेद मत करिएगा। आप क्लासिफिकेशन इस आधार पर मत करिएगा कि ऐसे लोग, इस सड़क के इस पार लोगों को इस व्यवस्था में रखा जाएगा, सड़क के उस पार लोगों को इस व्यवस्था में नहीं। उसका तर्क एकदम बेहतर होना चाहिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल देकर ये मुद्दा आपको समझाया। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एक बार सवाल आईएएस में ऑप्शनल में ये पूछा गया है। अब आते हैं सामान्य सी बातें। अनुच्छेद 16 और आरक्षण का मुद्दा मैं फिर से बता रहा हूं, पीसीएस क्वेश्चन बहुत सामान्य पूछेगा, बहुत सामान्य। इसलिए मैं मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए सामान्य प्रश्नों का अभ्यास भी मैं करा दूंगा, लेकिन मैं पढ़ाकर कठिन भेजूंगा आपको, ताकि कठिन क्वेश्चन भी आए तो उसका आंसर आप कर पाए। और क्वेश्चनों का अभ्यास जैसे आपके एग्जाम में ट्रेंड है वैसे ही मैं लिखाने का अभ्यास में फॉर्मेटिंग करा दूंगा। क्योंकि आपके एग्जाम के ट्रेंड से ज्यादा कठिन बता दिया, हो सकता है उसका उत्तर लिखना आप समझ गए, लेकिन केवल समान प्रश्न पूछ लिया, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का अंतर स्पष्ट करें तो यही नहीं लिख पा रहे हैं। बाकी आप युक्ति युक्ति निबंधन का सिद्धांत लिख दे रहे हैं, युक्ति युक्ति वर्गीकरण का सिद्धांत लिख दे रहे हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन के सारे एस्पेक्ट बता दे रहे हैं, लेकिन केवल नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार का अंतर नहीं बता पा रहे हैं। समानता का अधिकार पूछ लिया तो नहीं बता पा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में नहीं लिख पा रहे हैं। शोषण के विरुद्ध क्या प्रावधान किए गए इसे नहीं लिख पा रहे हैं। तो प्रश्न तो समान ही आता है आपके एग्जाम में, पीसीएस में विशेषकर। लेकिन मैं पढ़ाने में इस बात का ध्यान रखूंगा कि थोड़ा लेवल हाई करके पढ़ाऊं, ताकि एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन को आप टैकल कर लें। लेकिन जब मेंस के क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा, तो उसी लेवल के प्रश्न जैसे आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं, ताकि दोनों के बीच हमारा सामंजस्य बना रहे। अब एक क्वेश्चन आ गया अनुच्छेद 16 व आरक्षण का मुद्दा। अब प्रीलिम्स में इसको दूसरे लहजे से पढ़ते हैं, मेंस में लिखने के लहजे से पढ़िए। अब आपको अनुच्छेद 16 को लिखना है तो क्या लिखेंगे, लिखने से पहले मुद्दा बता दूं, तब मैं बता दूंगा आंसर कैसे लिखेंगे आप। देखिए, अनुच्छेद 16 और आरक्षण का मुद्दा क्या आएगा, तो 125 शब्दों में ही आएगा। 1000 शब्दों का मैं निबंध तो बताऊंगा नहीं आपको। इतना मसाला मुझे आपको अनुच्छेद 16 और आरक्षण के बारे में बताना है, ताकि अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण का मुद्दा पूछ लिया जाए, रोजगार का मुद्दा आ जाए, समानता के अधिकार में आरक्षण का मुद्दा आ जाए, तो आप इसका आंसर लिख पाइए।
देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत 7 आधारों पर राज्य को सामाजिक और धार्मिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन ये आरक्षण तो आगे चल के 16 क्लॉज 4 में मिलता है। लेकिन जो मुख्य बात कही गई है, तो अनुच्छेद 16 कहता है कि रोजगार में अवसर की समानता होगी। रोजगार में अवसर की समानता होगी। मतलब पहला काम राज्य का यह है कि जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भी रोजगार के साधन हैं, उन रोजगार के साधनों में, सरकारी नौकरियों में सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन सबको समान अवसर दे भी दिया जाए तब भी क्या समानता आ जाएगी? अब मेरी बात को बहुत गहराई से समझिएगा, कंसंट्रेशन भंग हुआ तो मुद्दे को समझ नहीं पाएंगे एकदम कंसंट्रेशन के साथ। जैसे कि मान लीजिए कि हम आईएएस की एग्जामिनेशन के या पीसीएस में क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम्पल समझिएगा तभी, एग्जाम्पल का ही पूरा गेम है इसमें। पीसीएस की एग्जामिनेशन के लिए हमने कहा भाई सबके लिए समान अवसर होंगे, सबको पहले प्री क्वालिफाई करना होगा, सबको मेंस क्वालिफाई करना होगा, सबको इंटरव्यू देना होगा, और कोई भी फॉर्म भर सकता है, कोई भी फॉर्म भर सकता है। इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, बस न्यूनतम 21 वर्ष की उम्र पूरी हो जाए बस आपका। यह है हमारी अवसर की समानता। क्या केवल इतना कर देने मात्र से अवसर की समानता मिल गई? प्री पास करो, मेंस पास करो, इंटरव्यू दो, फॉर्म भर के आओ। अरे भाई, फॉर्म भर के हम प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए पहुंचे, जो व्यक्ति एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ, जिस व्यक्ति को बचपन में सारे ट्यूशन मिले, सारी सुविधाएं मिली, अच्छे से इंटर में पहुंचने के बाद उसे बाहर के अलग अलग सब्जेक्ट के इंडिविजुअल क्लासेस कराई गई, फिर जाकर वो कोटा में कोचिंग करके आया है, बीटेक पढ़ा हुआ व्यक्ति है, वो आके प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहा है। एक गांव का वंचित व्यक्ति जो बचपन में केवल 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हमेशा परेशान रहा, किसी तरीके से इधर उधर व्यवस्था करके कक्षा 5 पास करके बोर्ड की परीक्षा में बैठकर हाई स्कूल पास हुआ, और गांव में रहकर 40 किलोमीटर साइकिल चला करके या जा करके किसी तरीके से बीए की परीक्षा पास की। उसके भी दिमाग में आया कि हमें पीसीएस की परीक्षा को पास करके हमें भी नौकरियों में प्रवेश करना है, ये भी आकर यहाँ खड़ा हो जाए। क्या दोनों की स्थितियां एक समान हैं? जो व्यक्ति शुरू से ही सारे अवसर मिले, खान से पान से, जिसका बौद्धिक स्तर भी ठीक ठाक है, बादाम इतना खाया है, दिमाग की नसें मजबूत हो चुकी हैं, शुरू से ही इसको पढ़ाया गया, अच्छे अच्छे आईएएसओं को इंटरव्यू को देखा, देखो ऐसे बनते हैं आईएएस, देखो ऐसे बनते हैं पीसीएस, ये है एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ो। एक व्यक्ति था बचपन में केवल सुबह तो अपने जानवरों को लेकर चारागाह में लेकर चला जाता था, वहाँ किसी तरह दिन भर को खेत में रख करके अपने पिताजी के कार्यों में सहायता कर रहा था, फिर भी उसको भी जिद थी हमें नौकरियों में जाना है। और इतना संघर्ष करने के बाद किसी तरीके से इन पारिवारिक संघर्षों के बीच, उस 2 वक्त की रोटी के खाने के संघर्ष के बीच, किसी तरीके से वो बीए की परीक्षा पास करके वो भी आता है इलाहाबाद या दिल्ली के मुखर्जी नगर में कि हमें भी पीसीएस की परीक्षा पास करनी है। तो दोनों व्यक्ति जब आके एक पैराहे पे खड़े हो गए, राज्य ने सबको अवसर दे दिया, आओ मेरी परीक्षा पास करो और जाओ इस सेवाओं में। क्या इसकी स्थिति और इस गांव वाले की स्थिति एक बराबर है? नहीं, तो कमजोर व्यक्ति है, बेसिक कमजोर है, इसका स्थितियां इसकी कमजोर थी, इसका बैकग्राउंड कमजोर था। इसको तो शुरू से ही न्यूट्रिशन, पोषण, शिक्षा, एनसीईआरटी, हाई स्कूल, कोचिंग क्लास, मोबाइल, गूगल, विकिपीडिया, सब कुछ मिला। इन दोनों की परिस्थितियों में फर्क है या नहीं? फर्क है। तो फर्क होने के लिए अगर आप सबको समान अवसर देना चाहते हैं तो समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। समान प्रतिनिधित्व के लिए ये व्यक्ति आगे निकल जाएगा या ये व्यक्ति? अगर इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान नहीं किया, ये पीछे हो जाएगा, ये बहुत आगे निकल जाएगा। और इसी विशेष प्रावधान करने के लिए ही, समानता को प्राप्त करने के लिए ही आर्टिकल 16 के तहत आरक्षण का मुद्दा आया है।
अब तटस्थ होकर सोचिए, जो पुराने समय में दादा ने बताया, पापा ने बताया, बगल से सीखा, उसके अकॉर्डिंग जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा उसे निकाल दीजिए और नए तरीके से एक सिविल सेवक के रूप में होते हुए एक देश का जिम्मेदार नागरिक बन करके ये न सोच कर कि हमें आरक्षण मिलता है, न ये सोचकर आरक्षण का हमें नुकसान होता है, एकदम तटस्थ भाव से जो आरक्षण की विश्लेषण में कर रहा हूं उस मुद्दे से आरक्षण को, रिजर्वेशन को सोचिए, तब आप पाएंगे सर उस दबे कुचले आदमी को, उस पिछड़े हुए व्यक्ति को पीछे से धक्के की आवश्यकता है और इसी धक्के को देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, रिजर्वेशन को लाया गया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 16 क्लास 4 में किया गया है। लेकिन इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था किया गया? अनुच्छेद 16 क्लास 4 के तहत सरकार को कहा गया कि धार्मिक आधार पर या सामाजिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में, रोजगार में कुछ रिजर्वेशन दीजिए, कुछ विशेष प्रावधान दीजिए ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सकें। तो पहला विवाद इसका आया कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, आप कहें सामाजिक और धार्मिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, कौन है पिछड़ा? पिछड़े का आधार क्या होगा? जो सप्ताह में एक दिन सब्जी खाता है वो पिछड़ा हुआ है? कहा नहीं, ये तो कोई पैमाना नहीं होगा। तो कहा इस पैमाने को कौन बताएगा, कौन ये डिसाइड करेगा? दिस इज अ बैकवर्ड क्लास ऑफ द कंट्री, ये हमारे देश का एक पिछड़े हुए वर्ग का व्यक्ति है। कहा इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। कहा आर्टिकल में लिखिए इसे। तो अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई कि राष्ट्रपति एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा और उस पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से इस बात को लिए चिन्हित किया जाएगा कि हमारे समाज के कौन कौन से लोग हैं जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इस आधार पर 1953 में पहली बार 1953 में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, इसके जो अध्यक्ष थे वह थे काका कालेलकर। काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसे काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को कई बहुत सारी किताबों में काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। और इनकी अध्यक्षता में पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और जब इन्होंने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपी, जब इन्होंने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपी, तो राष्ट्रपति ने इनकी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना। कहा ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की पिछड़े वर्ग लोगों को पहचान करने की सही तरीका नहीं है। उसके बाद आगे चल करके 1777 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है और 79 के समय में ही द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया वीपी मंडल की अध्यक्षता में। वीपी मंडल की अध्यक्षता में, ये सारे पॉइंट मेंस में लिखने पड़ेंगे आपको। वीपी मंडल की अध्यक्षता में, इसीलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इसीलिए इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। और जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इसकी रिपोर्ट में क्या कहा गया? जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन, किसकी रिपोर्ट में ये बात कही गई है? काका कालेलकर की अध्यक्षता में जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, या बीपी मंडल की अध्यक्षता में जब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा
बीपी मंडल की अध्यक्षता में जब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था तो उन्होंने इस सिफारिश को किया कि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। अन्य पिछड़ा वर्गों को ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है। और इनकी सिफारिशों को 1990 में देश के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। इनकी सिफारिशों को देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में, इनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, इनका पूरा नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1990 में इनकी सिफारिशों को लागू कर दिया, इनको सिफारिशों को लागू कर दिया 1990 में। और जैसे ही भारत में आरक्षण का मुद्दा लागू हुआ, ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, वैसे ही पूरे भारत में आंदोलन की चिंगारी छिड़ गई। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, हर राज्य में इसका विरोध हुआ। और विरोध होते होते मामला यहां तक हो गया, एक आरक्षण के मुद्दे में सबसे बड़ा जो केस आया, सबसे बड़ा मुद्दा आया, क्योंकि जब मामला विवाद का आएगा किसी भी मामले को लेकर के, तो अंतिम निर्णय कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। और इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो विवाद का सबसे बड़ा केस है, उस केस का नाम है इंदिरा शाहिनी केस। क्या नाम है? इंदिरा शाहिनी केस। आर्टिकल 16 का क्वेश्चन पूछा जाए तो बगैर आर्टिकल 16 का डिस्कशन करें आप आरक्षण का मुद्दा डिस्कस कर ही नहीं सकते। आपको आर्टिकल 16 का डिस्कस करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में डिस्कस करना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैं भी क्रम से एकदम क्रोनोलॉजिकल रूप में आपके दिमाग में बातें बैठा दूंगा कि अगर आर्टिकल 16 लिखने के लिए आ जाए, आरक्षण का मुद्दा आ जाए, कहानी कहां से शुरू करेंगे और कहां पे समाप्त करेंगे, पूरी बातों को मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं कीवर्ड आपको बता दिया हूं। अच्छा, ग्रीन नहीं दिखा था, चलिए अब आगे चलते हैं। जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण को लागू कर दिया, 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण को लागू कर दिया, तो इस मुद्दे को 1992 में न्यायालय के पास गया। और 1992 में जब न्यायालय के पास गया, जो सबसे बड़ा केस था उसका नाम था इंदिरा शाहिनी केस। इंदिरा शाहिनी केस। अब आरक्षण सही है या बुरा, यह आप नहीं बताएंगे, ये न्यायपालिका के अकॉर्डिंग आपको अपना तर्क देना पड़ेगा। और इसी तर्कों के आधार पर आप बताएंगे कि आरक्षण सही है या नहीं। और इंदिरा शाहिनी केस का जो फैसला है, उस फैसले को लिखे बगैर आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। और वो फैसला अगर का सारे बिंदुओं को आपने स्पष्ट रूप से दर्शा दिया तो नंबर देने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इंदिरा शाहिनी केस में पहला पॉइंट क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा। इंदिरा शाहिनी केस में न्यायालय ने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। आरक्षण समानता का विरोधी, समानता का विरोधी नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या कहा, जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार न्यायपालिका है। क्या कह रहा है इंदिरा शाहिनी केस में, उस मुद्दे को आपको अच्छे से समझिए। जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है, बनाया सकता है। तीसरा, आरक्षण की सीमा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। आरक्षण की सीमा 50% से
अधिक नहीं होगी। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रमोशन में, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर, जिसे मलाईदार परत कहा जाता है, को आरक्षण नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और इस आरक्षण का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इस पर आप लोग आवाज ही नहीं उठा सकते। अगर आप कह दिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, तो फिर हमारा पढ़ना भी बेकार और आपका पढ़ाना, हमारा पढ़ाना भी बेकार और आपका पढ़ना भी बेकार। तो अब ये सवाल तो नहीं उठना चाहिए कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। एकदम गहराई के साथ मैंने न्यायिक पुनर्विलोकन आपको समझाया है। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। आरक्षण का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत क्या आपने देखा कि यहां पर 1992 में जब इंदिरा साहनी केस में मामला न्यायालय के पास पहुंचा, क्या यह आरक्षण सही है या नहीं। तो आरक्षण के संबंध में 5 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बताए जो हर मेंस के एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी तो इंदिरा साहनी केस ही पूरा पूरा आ जाता है। तो पहला पॉइंट, इंदिरा साहनी केस में न्यायपालिका ने कहा कि आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है, आरक्षण समानता को लाने का काम करता है, आरक्षण न रहना असमानता है। दूसरा पॉइंट, जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आरक्षण दिया जाएगा लेकिन आरक्षण देते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। चौथा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। छठा, क्रीमी लेयर को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रोन्नति का मतलब था प्रमोशन, केवल आपको नौकरियों में प्रवेश करने के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन उस रिजर्वेशन के माध्यम से आप प्रमोट कर जाएं, यह आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आगे चल करके संसद ने एक संशोधन किया, 77वां संविधान संशोधन 1995, 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77वां संविधान संशोधन 1995, और इसके माध्यम से न्यायालय ने, संसद ने यह व्यवस्था कर दिया, 77वां संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। और यह कहकर कहीं ना कहीं इस प्रावधान को संसद ने समाप्त कर दिया। न्यायपालिका का जो यह आदेश था, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, इस प्रावधान को यहां पर समाप्त कर दिया। और आगे चल करके 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 को जोड़ करके एक व्यवस्था और भी कर दिया गया कि सामान्य वर्ग के जो पिछड़े हुए लोग होंगे, EWS, 10% नौकरियों में आरक्षण उनको भी मिलेगा, और ये 10% इस 50% के दायरे में नहीं आएगा, इसके बाहर उसको रखा जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा आरक्षण का मुद्दा आपको लिखना है। लेकिन राज्य जो नौकरियों में अवसर की समानता देगा, या केवल राज्य के अधीन नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है, निजी नौकरियों में नहीं है, संविदा की नौकरियों में नहीं है, लेकिन जो राज्य के अधीन शक्ति सेवाएं हैं उन्हीं सेवाओं तक इसका विस्तार है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अब आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए, आर्टिकल 16 के का विवरण देते हुए, आरक्षण के मुद्दे का वर्णन करते हुए इंदिरा साहनी केस को स्पष्ट करें, तो आपको इसी क्रम में आगे चलना है कि अनुच्छेद 16 के तहत राज्य को रोजगार के संबंध में अवसर की समानता देने का कर्तव्य है। अतः इस परिप्रेक्ष्य से वह राज्य के अधीन नौकरियों में आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत आरक्षण का प्रावधान करता है। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था के लिए 1953 में
पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए सबसे पहले काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया, जिसे आगे चल करके राष्ट्रपति ने इनकी सिफारिश को समाप्त कर दिया। तत्पश्चात 1977-78 में मोरारजी देसाई की सरकार में, अब देखिए इसको जोड़ने से क्या फायदा मिलेगा, अब एग्जामिनर समझ रहा है, केवल बच्चा रटा नहीं, ये भी जान रहा है उसमें देश के प्रधानमंत्री कौन थे। 1977-78 के समय मोरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री थे तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जा सकता